गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राजस्थान क्लासेस द्वारा चलाई जा रही मैथ्स की लाइव क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए, पिछली क्लास में जो हमने 3 मोस्ट क्वेश्चंस आपको करवाए थे, आगे उन्हीं सवालों से आगे स्टार्ट करते हैं। किसी भी विद्यार्थी ने मुझे ये नहीं कहा कि ये वाला सवाल मुझे समझ में नहीं आया। इसका मतलब जो सवाल मैंने आपको दिए थे वो आपने कर लिए और अच्छी तरह से आपको समझ में आए हैं। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। आज वाला सवाल लेंगे। देखिए, या तो हम लगातार वृद्धि या फिर लगातार कमी। अगर लगातार वृद्धि होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ब्याज आप इस तरह से निकाल सकते हैं, और लगातार कमी अगर होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि डिस्काउंट आप इस तरह से निकाल सकते हैं। सवाल देखिए, सवाल से ही शुरू करते हैं, तभी समझ में आएगा। किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। प्रथम वर्ष में 20% तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि अगर जनसंख्या में होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या रहेगी। ठीक है, जनपद क्या होता है बता सकता है क्या कोई? जनपद क्या है? कोई एक शहर है, एक गांव है जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, अब इस जनपद की जनसंख्या में पहले साल में 20% और दूसरे साल में 25% की वृद्धि हो रही है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो आप हमेशा से काम में लेते आए हैं, उस तरीके से इस सवाल को कैसे करेंगे। और दूसरी बार मैं बताऊंगा कि जो ट्रिक है, अपनी जो बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई थी, उससे आप इस सवाल को कैसे करेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि जनपद की जनसंख्या कितनी थी, x थी, या फिर आप 100 मान के भी कर सकते हो। x थी, x के बाद में उसने क्या किया, प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, इसका मतलब 100 आदमी थे और वो 100 से अब कितने हो गए हैं, 120 हो गए हैं। तो जो x थे उसमें 100 से 120 हो गए हैं पहली साल में। दूसरी साल की बात करते हैं। दूसरी साल में 25% की वृद्धि। यदि दूसरी साल में 100 आदमी पहले से थे तो अब कितने हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे। और इस प्रकार जनसंख्या पहले कितनी थी, जनपद की जनसंख्या दे रखी है 8500, तो x की जगह हम कितना रख सकते हैं यहाँ पर, 8500। और इसको जब हम हल करेंगे, इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो 2 वर्ष बाद की हमारी जनसंख्या यहाँ पर आ जाएगी। ये हमारा बेसिक तरीका था सवाल को करने का। फ्रैक्शन से कैसे करेंगे? फ्रैक्शन से करने का तरीका बताता हूँ। देखो, मान लेते हैं पहले साल में जनपद की जनसंख्या थी 5 का 20% यानी कि पहले साल में 20% की वृद्धि हुई। 5 में जब 20% की यानी कि 1 की वृद्धि होगी तो वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। दूसरे साल की बात करते हैं। अगर दूसरे साल के शुरुआत में जनसंख्या 4 थी और 4 का 25% यानी कि 1 की उसमें वृद्धि होगी, तो 1 की वृद्धि होने के बाद में वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जब 2 डिस्काउंट देता है या फिर 2 लगातार वृद्धि करता है, 5 से 6 और 4 से 5, और फिर हमने क्या किया था, इनको गुणा करके यहाँ लिखा था, इनको गुणा करके यहाँ लिखा था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इनके बीच का जो अंतर है उसको ज्ञात करके हमने बताया था कि इतने रुपए का डिस्काउंट मिला है। अगर आपने लास्ट क्लास ध्यान से देखी है तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी। डिस्काउंट का मैंने सवाल उसमें करवाया था, वहाँ पर इस तरह से एक चीज़ बताई थी। सेम वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 5 से 6 हो गई, दूसरे साल 4 से 5 हो गई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 4 से गुणा किया, कितने हो गए, 20। 6 को 5 से गुणा किया, कितने हो गए, 30। यानी कि अगर कोई जनसंख्या 2 साल पहले 20 थी तो 2 लगातार वृद्धियों के बाद 20% और 25% की वृद्धि के बाद वो जनसंख्या अब कितनी हो गई है, 30। क्या 2 साल पहले 20 जनसंख्या थी? नहीं। 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, 8500। अगर 20 बराबर है 8500 के तो 1 बराबर होगा 8500 बटा 20 के। और आपको ये पूछे कि 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, 2 साल बाद की जनसंख्या कितनी है, 30 है, तो गुणा 30। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारी 2 साल बाद की जनसंख्या आ जाएगी। जैसे देखिए, अगर इसको थोड़ा सा हम हल करना चाहें, 2 से इसको काटे 8500 को, तो हम लिख सकते हैं 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 4250। 4250 गुणा 3, 0, 12750। 12750 आपका आंसर रहेगा। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 12750।
ये एक तरीका इस तरह का था जिससे आप चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल हल कर सकते हैं। अगर आपको ब्याज की दर देता है, आपको ब्याज की दर दे दे कि 20% की दर से 2 साल का 8,500 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सवाल बता रहा हूँ मैं, किसका बता रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज का। सवाल क्या लिखा मैंने, 8,500 रुपये का 2 वर्ष का 8,500 रुपये का 2 वर्ष का 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर मैं बोलूँ CI कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सेम यही तरीका है, इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 25% की फ्रैक्शन बना ली अपन ने, कितनी आती है 25% की फ्रैक्शन, 1/4। 4 से 5 हो गया एक साल में, 2 साल की बात कर रहा तो फिर से 4 से 5 हो जाएगा। 4 को 4 से गुणा किया 16, 5 को 5 से गुणा किया 25। 16 रुपये थे वो 2 साल में, ब्याज जुड़कर कितने बन जाएंगे, 25 रुपये ब्याज के बन जाएंगे। क्या 16 थे, नहीं 16 नहीं थे, कितने थे 8,500, यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8,500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,500 बटा 16 और 25 यूनिट की गुणा 25, ये जो आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा। देखिए 16 रुपये कितने बन गए हैं, 25 बन गए हैं, यानी कि इसमें ब्याज शामिल है, ब्याज शामिल है। इसका मतलब ये जो संख्या आपने लिखी है ये क्या है, मिश्र धन। क्या है ये, मिश्र धन। मिश्र धन किसको बोलते हैं हम, ब्याज प्लस मूलधन। ब्याज प्लस अगर मूलधन की बात करें तो कहीं पर भी वो मिश्र धन बन जाएगा। अगर यहाँ पर आपको ये पूछे सवाल में कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, 25 में से 16 घटा दो, जो 9 रुपये मेरे बचते हैं, ये 9 रुपये क्या हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के हैं। और यहाँ पर अगर खाली ब्याज चाहिए तो 25 से गुणा ना करके 9 से गुणा कर दीजिए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। कॉन्सेप्ट एक ही है, लाभ आने में भी काम आएगा, डिस्काउंट में भी काम आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में भी काम आएगा। और परसेंटेज का सवाल तो मैंने आपको करवा ही दिया है। लगातार अगर वृद्धि कर रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज है। खाली यहाँ पर जनसंख्या परसेंटेज का नाम दे रखा है, प्रतिशत का सवाल बता रहा है, लेकिन इस तरह का कोई सवाल नहीं है। ये खाली एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। अगर लगातार वृद्धि कर रहा है तो ये क्या हो गया, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। होता क्या है, 8,500 एक शहर की जनसंख्या थी, एक साल में क्या हुआ 20% जनसंख्या उसमें एक साल में बढ़ी है, यानी कि उस एक साल के बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 8,500 तो पहले से थे ही थे, उसमें 20% इंक्रीमेंट और हो गया। तो अब अगली साल जब हम जाएंगे तो खाली 8,500 में ही वृद्धि थोड़ी होगी, वो पहले साल के एंड में जो 20% बढ़े थे वो भी तो उसमें जुड़ जाएंगे। तो अगली साल वही बात होती है कि 1 रुपया आपने कुछ उधार लिया, साल के अंत में अगर ब्याज उस रुपए में जुड़ जाता है, उस तरह के ब्याज को हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात। वही चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर लगातार वृद्धि हो रही है तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक दुकानदार कीमतों को लगातार इतना बढ़ाता है, वो सवाल है। अगर लगातार कमी होती है तो वो डिस्काउंट है। छूट का प्रतिशत का सवाल है, छूट प्रतिशत का सवाल मैंने इसके पिछले वाली सवाल कक्षा में करवाया था आपको। देखिए 2 तरीके हैं सवाल को करने के। अब इसमें क्या करता है, कई बार इसमें आपको ये पूछेगा, 3 तरह से इसको घुमाता है। एक तो कस्बे की जनसंख्या पहले से दे दी, कस्बे की जनसंख्या पहले से दे दी, यानी कि 8,500 आप यहाँ पर लिख देंगे, और आपको ये पूछेगा कि अंत में वो जनसंख्या कितनी होगी, तो ये आप इससे निकाल सकते हो। दूसरी चीज़ क्या पूछ सकता है, आपको ये पूछ सकता है कि यहाँ पर मान लीजिए 2 साल पहले जनसंख्या थी x और अब हो जाएगी, जनसंख्या दे देगा कि 2 साल बाद में वृद्धि होने के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 12,750। चलिए इसी सवाल को मॉडिफाई करके 3 बार लिख कर देता हूँ आपको। देखिए आप कुछ डिफ्रेंशिएट इसको कर पाते कि नहीं कर पाते, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। सॉल्यूशन को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर आप ज़रा ध्यान से देखिए इसको। वही सवाल है, वही अंक हैं, उसी तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। खाली सवाल परीक्षा में घुमाता है, किस तरह से घुमाएगा, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या 2 वर्ष में लगातार 20% तथा 25% बढ़कर 12,750 हो जाती है। 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। क्या किया इसने,
पहले सवाल में इसने किया था कि 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, और अब क्या कर रहा है 2 साल बाद, यानी कि 2 साल पहले की जनसंख्या मुझे पता नहीं है, 2 साल बाद आज की जनसंख्या वो दे रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट है 20% और 25%। 20% की आपने भिन्न बना ली, 20% की भिन्न हो गई 1/5, 25% की भिन्न हो गई आपकी 1/4, 5 से आपने वृद्धि कर दी, कितना हो गया 6, और यहाँ पे 4 में आपने वृद्धि कर दी, कितना हो गया 5, 5 को 4 से गुणा किया 20, 6 को 5 से गुणा किया 30। यहाँ तक चीज़ सेम है, ठीक है। आगे करना क्या है, पिछली बार उसने ये बोला था 2 साल पहले पॉपुलेशन इतनी थी, ये दे रखी थी 8500 के बराबर। अब उसने ये चीज़ नहीं दी है, अब उसने दिया है 2 साल बाद वृद्धि होने के बाद पॉपुलेशन कितनी हो गई है 12750। 1 यूनिट की वैल्यू 12750/30। और आपको अगर ये पूछे कि 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, तो 2 साल पहले जनसंख्या हमारी कितनी बन रही है 20, तो आप गुणा कर दीजिए 12750/30 गुणा 20। ये क्या है, ये आपकी 2 साल पहले की जनसंख्या आ जाएगी। तीसरे टाइप का सवाल इसी के अंदर किस तरह से घुमाएगा, आपको ये बोलेगा पहले जनसंख्या इतनी थी, इतने इतने % की वृद्धि हुई, आप बताइए कितनी संख्या की वृद्धि हुई है। यानी कि 20 से जब 30 हो गए हैं तो वृद्धि कितने की हुई है, यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई है 10 की वृद्धि हुई है। सवाल में आपको क्या देगा, सवाल में आपको सीधा सा ये देगा कि इतने अंकों की वृद्धि जब होती है तो पहले की जनसंख्या बताओ और बाद की जनसंख्या बताओ। कैसे करेगा सवाल को वो मैं आपको बताता हूँ। देखें सॉल्यूशन मिटा रहा हूँ, तीसरे टाइप का सवाल इसी को थोड़ा सा और घुमाकर। ये समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया कमेंट करके मुझे हाथों हाथ बता दीजिए, अगली क्लास में मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। किसी नगर की जनसंख्या, किसी नगर की जनसंख्या 2 वर्ष में क्रमिक रूप से पहले 20% तथा बाद में 25% की वृद्धि होती है। किसी नगर की जनसंख्या में 2 वर्ष में क्रमिक रूप से पहले 20% तथा बाद में 25% की वृद्धि होती है यदि कुल वृद्धि 10,000 व्यक्तियों की हुई। यदि कुल वृद्धि 10,000 व्यक्तियों की हुई तो प्रारंभिक तथा वर्तमान की जनसंख्या ज्ञात करें। ये तीसरे टाइप का सवाल है। देखिए लैंग्वेज में आपको उलझना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। लाइब्रेरी की किताबों पर सवाल पूछता है। लाइब्रेरी की किताबों पर सवाल कैसे पूछेगा, आपको बोलेगा कि एक लाइब्रेरी में इतनी किताबें हैं, इतनी किताबों में से 20% किताब तो है इंग्लिश की, 25% किताब दे देगा हिंदी की, बची हुई किताबें हैं गणित की, तो बताओ गणित की किताबों की संख्या कितनी होगी। सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, आपको खाली लैंग्वेज में फंसना नहीं है। गणित के अंदर जब पहली क्लास ली थी मैंने आपको बताया था या तो जोड़ होगा या बाकी या गुणा या भाग, 4 चीज़ों के अलावा गणित में दूसरी चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी। यही 4 चीज़ अगर आपको आती है तो आप मैथ्स के जानकार हो। मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीज़ को किस से जोड़ना है, कौन सी चीज़ को किस से गुणा करना है, कहाँ भाग देना है, कहाँ बाकी देना है। खाली आपको ये सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, लैंग्वेज में नहीं फंसना। बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि लैंग्वेज इस तरह से दे दी, ये दे दिया, क्या करें। समझना आपको पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है। सेम वही सवाल, देखिए वही सवाल है, 20% की वृद्धि है, अगली साल 25% की वृद्धि है। हो सकता है नीचे का दिख रहा है क्या, यहाँ तक दिख जाएगा, पूरा यहाँ तक दिख जाएगा। तो ले लेते हैं यहीं पर इस सवाल को। 20% की अगर वृद्धि कर रहा है इसका मतलब 1/5। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में परसेंटेज की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें बताया था प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है। 25% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितना बोल सकते हैं हम, 1/4। ठीक है,
अब करना क्या है, पहली साल 5 थे और 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। ये भी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ और बार बार मैंने आपको बोला था कि ये आपको माइंड में रखनी है। 5 में जब 20% यानी कि 1 की वृद्धि हुई तो अब वो संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और 4 में 25% यानी कि 1 की वृद्धि हुई तो वो संख्या अब कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए 20, आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए 30। तीनों सवालों में यहाँ तक हम आए हैं, हर सवाल में यहाँ तक हमने किया है। 20 से 30 हो गए, कितने आदमी बढ़ गए, 10 आदमी बढ़ गए। लेकिन सवाल में कितने आदमी बढ़े हुए बता रहा है, वो 10,000 आदमी बढ़े हुए बता रहा है। यानी कि 10 कितने के बराबर है, 10,000 के बराबर है। 1 कितने के बराबर होगा, 1,000 के बराबर होगा। तो 20 कितने के बराबर होंगे, 20,000 के बराबर होंगे। 30 कितने के बराबर होंगे, 30,000 के बराबर होंगे। यानी कि 20,000 आदमी थे और 2 साल के अंदर लगातार, पहले साल तो 20% बढ़े, दूसरे साल 25% बढ़े और बढ़ने के बाद में 30,000 हो गए और वृद्धि कितने की हुई है, 10,000 की हुई है। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप x मानकर भी कर सकते हैं। लेकिन x के अंदर जब फ्रैक्शन सही बट्टा के अंदर दे देता है, जैसे आपको इसी जगह पर ये दे देता कि 14 सही 2/7%, तो कैलकुलेशन जब हम 100 पर कैलकुलेशन करते हैं तो उसका इतना परसेंट निकालने में हमको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती, थोड़ा जोर आता। उसको सोल्व कर, उस जोर को कम करने के लिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। ये जनसंख्या का सवाल है, एक सवाल लगभग हर एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है। तो कोशिश कीजिए इसको अच्छे से समझने की, और अगर समझ पाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हम चलेंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पर, ज़रा सा ध्यान दीजिए। और इतने जने लाइव देख रहे हो तो भाई लाइक वगैरह तो बनता है। देखो रात के 9 बज रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप सो रहे हो, सब जाग रहे हो। अभी तो आप 11-12 बजे तक पढ़ते होंगे कम से कम। और मेरी हालत देखो, पसीने आ रहे हैं यहाँ पर। सर को बोलना है कि AC वगैरह लगा के दे भाई यहाँ पर क्लास में, है ना। सवाल है, परीक्षा के सवाल कई बार पूछे जाते हैं। परीक्षा का सवाल एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ। एक परीक्षार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से फेल हो गया। 9 अंकों से फेल हो गया। अब इसमें ज्ञात क्या करना है, 4 तरह की चीज़ें इस सवाल में पूछता है। चारों तरह की चीज़ें, जैसे अभी मैंने एक सवाल बताया था उसको 3 तरह से कैसे घुमाता है, मैंने आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया। इसी सवाल में 4 तरह की अलग अलग चीज़ें क्या क्या पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि पूर्णांक कितने थे। पूर्णांक समझते हो क्या, परीक्षा में पूर्णांक यानी कि जो पूरा पेपर है वो कितने नंबर का हुआ था। जैसे आप SSC का एग्ज़ाम देकर आते हो, 100 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर का पेपर होता है, तो वो क्या हो गया, आपके पूर्णांक हो गए। एक आता है उत्तीर्णांक, यानी कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। जैसे आप कॉलेज की परीक्षा देते हो, 100 नंबर का पेपर आता है, तो 100 क्या हो गए, पूर्णांक। पास होने के लिए आपको 36 नंबर चाहिए, तो 36 नंबर हो गए आपके उत्तीर्णांक। और एक होते हैं आपने कितने अर्जित अंक किए हैं, अर्जित अंक। भाई पास होने के लिए तो इतने चाहिए थे, पेपर इतने का था, लेकिन आपके कितने नंबर आए हैं। ये 3 तरह की चीज़ें वो सवाल में आपको पूछ सकता है। चौथी तरह की चीज़ आपको ये पूछ सकता है कि पास होने के लिए कितने अंक, पास या फिर फेल होने के लिए कितने अंक, होने के लिए कितने अंक चाहिए। और इन सब के साथ में वो आपको पूछ सकता है कितने प्रतिशत अंक चाहिए, कितने प्रतिशत अंक आपके आए हैं, कितने प्रतिशत अंक आपको पास होने के लिए चाहिएंगे, कितने प्रतिशत अंक आपके कम पड़ रहे हैं। प्रतिशत के साथ साथ आपको ये भी पूछ सकता है कितने अंक आपके कम पड़ रहे हैं। अंक और अंक प्रतिशत को थोड़ा सा ध्यान से आप सुनना। देखिए सवाल करते हैं अपन, परीक्षार्थी को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे। भाई अगर उस परीक्षार्थी को 36 पर नंबर मिल जाते, हम ये मान के चलते हैं कि 100 नंबर का ही पेपर था, अगर उस परीक्षार्थी को 36 नंबर मिल जाते तो वो पास हो जाता। लेकिन वो क्या हो गया, वो फेल हो गया। उसके नंबर कितने आए, 24 नंबर आए।
24% की बात कर रहा हूँ। 24% नंबर आए, वो क्या हो गया, फेल हो गया। देखो पास होने के लिए उसको कितने परसेंट चाहिए थे, 36%, और फेल हो गया, नंबर कितने आए उसके, 24%। यानी कि इन दोनों में अंतर कितने परसेंट का हो गया, 12% का अंतर हो गया। हो गया। पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 36%, फेल होने के लिए उसको कितने नंबर मिले, उसको 24%, अंतर कितने का आ गया, 12% का। और ये 12% का अंतर कौन से नंबरों की वजह से रहा है, इन 9 नंबर की वजह से। अगर इस बच्चे को 9 नंबर और दे देते आप, अगर इस बच्चे को 9 नंबर और अगर आप दे देते तो इस बच्चे के 36% नंबर हो जाते और ये पास हो जाता। सवाल में यही कह रहा है, तथा 9 अंकों से फेल हो गया, यानी कि पास होने में उसके 9 नंबर कम पड़ गए। तो 9 नंबर अगर आप उसको और दे देते तो वो बच्चा पास हो जाता। और ये 9 नंबर कितने के बराबर हैं, 12% के बराबर हैं। 12% कितने नंबर के बराबर है, 9 अंक के बराबर है। 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 9/12 के बराबर हो जाएगा। और 100% हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको क्या पूछ रहा है, पूर्णांक पूछ रहा है। पास होने के लिए पेपर कितने नंबर का था, ये चीज़ हमको पूछ रहा है, तो पूर्णांक की बात कर रहे हैं। तो 9/12 गुणा 100, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से कट गए 25, 25 को 3 से गुणा किया 75। यानी कि वो पेपर कितने नंबर का था, 75 नंबर का पेपर था। पहली चीज सवाल में क्या पूछी, पूर्णांक पूछे, पूर्णांक कितने हैं, 75 हैं। अब आपको ये भी पूछ सकता है कि इस बच्चे को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, कितने नंबर चाहिए थे, 36%। परसेंट नहीं पूछ रहा, वो अंक पूछ रहा है। तो 75 का 36% निकाल लो, ये क्या आ जाएंगे, आपके उत्तीर्णांक आ जाएंगे। ठीक है, उस बच्चे को कितने अंक मिले, आप बता दो कि 24% अंक उस बच्चे को मिले हैं। लेकिन अंक प्रतिशत में नहीं पूछ रहा, आपको ये पूछ रहा है कुल कितने अंक मिले हैं। तो कुल कितने अंक मिलेंगे, 75 का 24%, इतने नंबर उसके आए हैं। ये सवाल है। इसी सवाल में आपको पहली, दूसरी, तीसरी चीज़ें, ये कई सारी चीज़ें हैं, ये पूछ सकता है। आपको ये भी पूछ सकता है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो कितने प्रतिशत अंक चाहिए भाई, देखो 9 नंबर है, 75 में से 9 नंबर कितना परसेंट हो गया, 25 थी 75, 25 चौक 100, 3 तिया 9, यानी कि कितना परसेंट नंबर चाहिए उसको, 12%। कितना परसेंट नंबर चाहिए उसको, 12%। अभी मैंने आपको बताया कि 24 में इसको 9 नंबर और दे दो इस बच्चे को, ये पास हो जाएगा। 12% का अंतर है। वही चीज़ है कि 75 नंबरों का पूरा पेपर था। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाते हो तो आप सारी चीज़ें अच्छी प्रकार से कर पाओगे। आपको अलग अलग तरह का सवाल लिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 1-2 टाइप के सवाल और आते हैं, वो मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगा। टॉपिक ज़रा लंबा है, लंबे लंबे इसके सवाल हैं, तो हो सकता है क्लास ज़्यादा लंबी खिंच जाए, आप लोगों को थोड़ा सा बोरियत महसूस होने लग जाए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। कल मिलते हैं। थैंक यू।